नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और इससे हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र के बारे में सबसे शुरुआती में विद्वानों का, इतिहासकारों का क्या विचार था, बाद में कैसे वो विचार बदला और नए खोज, नए अनुसंधान से क्या निकल के आया, इसके केंद्रीय क्षेत्र कौन थे और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था, इसके आकार, क्षेत्र, दूरी, ये सब पर हम बात करेंगे। इसके पहले क्लास में मैंने आपको एक बुनियादी खोज के बारे में बताया था कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आगे बढ़ी। जैसे कि 1920 से पहले की स्थिति उसके खोज में क्या थी, 1920 से लेकर के आज़ादी तक यानी 1947 तक, और 1947 के बाद ही ज़्यादातर खोज उसमें की गई और जिसके आधार पर इस सभ्यता पूरी तरह से प्रकाश में आई। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में। तो इसमें 4-5 बिंदु आपको, ये छोटे क्लास है, 4-5 बिंदु आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। पहला जो बात है कि आखिर विस्तार जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में पहले प्रारंभिक धारणा या शुरुआती विचार क्या था। तो शुरुआती विचार जो है वो आप जॉन मार्शल साहब का था। ये धारणा आप जान रहे हैं कि जॉन मार्शल साहब 1920-21 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और इनके नेतृत्व में या निर्देशन में ये सभ्यताएं खोजी जा रही थी। दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी जैसे इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने इस खोज को आगे बढ़ा रहे थे और बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट कर दिए थे। बाद में माधव स्वरूप वत्स यानी MS वत्स ने उनके सहयोगी थे और अन्य भी सहयोगी उनको इसमें मदद किए थे। तो मार्शल साहब का धारणा ये था कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी, यहाँ थोड़ा मैप पे आप ध्यान दें। इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी यानी एक सिंधु जो नदी बहती है, ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में, ये नदी इस सिंधु नदी के क्षेत्र में आसपास में था। ऐसा क्यों विचार था? ऐसा इसलिए था कि प्रारंभिक दौर में यानी 1921 में और 1922 में हड़प्पा रावी नदी के तट पे और सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो का ही खोज हुआ था। तो उनका विचार था कि इसी के आसपास में ये सभ्यता केवल केंद्रित है। लेकिन ये जो धारणा है, प्रारंभिक धारणा, वो जैसे आगे बढ़ा दौर वैसे ही बदल गई। नए नए खोज, अनुसंधान और अन्वेषण से और साक्ष्यों से ये धारणा बदल गई। तो बाद में जॉन मार्शल साहब को भी अपने धारणा में चेंज कर लेना पड़ा। ये भी धारणा इनकी बदल गई। बाद में ये भी बात को माने कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभ्यता काफ़ी दूर तक विस्तृत है। तो यानी कहें कि नए खोज, नए अनुसंधान और अवशेषों ने इस पुरानी धारणा उनके जो थी कि ये जो सिंधु घाटी क्षेत्र में केंद्रित है, इस धारणा को तोड़ने में कामयाब हो गई। तो पहली बात तो ये समझ लें कि इनका ये धारणा ये थी। अब दूसरी जो बात है इसमें समझना आपको, ये कंसेप्ट बेस है कि इस सभ्यता का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ था। केंद्रीय यानी सेंट्रल पार्ट। तो केंद्रीय क्षेत्र इसका सिंध तथा पंजाब में है, जो मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में है। आप यहाँ मैप पे आ जाएं कि ये पंजाब कहने का मतलब जो आज भारत वाला भी हिस्सा है और पाकिस्तान वाला, क्योंकि उस समय तो भारत और पाकिस्तान कोई अलग अलग नहीं था, एक ही था। तो सिंधु नदी के इस तरफ और उस तरफ जो भी हिस्सा था वो सिंधु नदी के क्षेत्र यानी ये जो है इसका केंद्रीय क्षेत्र था। समझ रहे हैं, ये केंद्रीय क्षेत्र था। तो आपको समझ में आ गया कि अगर इस सभ्यता का केंद्रीय क्षेत्र के बारे में अगर बात है तो ये सिंध तथा पंजाब में और ये मुख्यतः सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्षेत्र में आपको पाया जा रहा है। तीसरा जो इसका बात है वो विस्तार पे है कि जब ये धारणा टूट गई थी, आपने पहले देखा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी वाली धारणा जॉन मार्शल साहब का टूटी, तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार बढ़ जाएगा। तो इस विस्तार में आप पूरब दिशा में अगर देखें तो पूरब दिशा यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। समझ रहे हैं? तो ये पूरब की दिशा में
इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पंजाब में तो सिंधु नदी के जस्ट किनारे पंजाब हरियाणा ये तो है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी इस वाला इलाका में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, जो कहें तो आप जमुना के सहायक एक नदी है हिंडन, यहाँ पे ये हिंडन नदी पे है, हिंडन नदी पर एक आलमगीरपुर तक आता है पूरब की ओर। तो यानी पूरब की ओर अगर देखें तो आज के हिसाब से स्टेट भी अगर देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब इसका पश्चिम की ओर अगर विस्तार देखें, ये पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर यहाँ पे आपको सुक्ता गेंडोर या जेंडोर है, सुक्ता गेंडोर जो मकरान तट पे है। आप ये देखें कि ये पूरा पाकिस्तान, ये मकरान तट है, पाकिस्तान का एरिया, आप इसको ये पाकिस्तान का एरिया कहें तो ये मकरान तट है। तो पश्चिम की ओर सुक्ता जेंडोर इसका है, और ये कंप्लीट पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में आ जाता है, लगभग कंप्लीट। जैसे ये सिंध वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, आई मकरान तट पूरा, और फिर ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगा हुआ है वो सब एरिया भी आ जाता है। तो यानी आज के डेट में अगर एक कहें कि पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो मकरान तट से लेकर के बलूचिस्तान, फिर यहाँ पे सिंध पूरा, और उसके बाद यानी संपूर्ण पाकिस्तान, संपूर्ण पाकिस्तान इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, संपूर्ण पाकिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा। अब उत्तर क्षेत्र जो है, उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ में, तो इसमें भारत के हिसाब से अगर देखें तो मांडा एक जगह है जम्मू में, वो मांडा तक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मांडा, तो ये जम्मू में यहाँ मांडा तक है। लेकिन इसमें कुछ बात विशेष उभर करके आई। एक विद्वान है ग्रेगरी पॉसेल, एक ग्रेगरी पॉसेल है, यहाँ 5 नंबर पॉइंट पे देखें तो इनका कहना था कि ये जो सभ्यता है इसका विस्तार अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में एक आमू दरिया, आमू दरिया करके यहाँ पे एक नदी है आमू दरिया, ये आमू दरिया नदी के किनारे ये सोरटू घाई एक जगह है, उनका मानना है कि वहाँ तक इसका विस्तार है, जिस ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था। और मुंडी गाक उसके जस्ट नीचे है, तो मुंडी गाक और सोरटू घाई को उन्होंने इसमें शामिल करते हैं, लेकिन भारतीय हिसाब से ये उत्तर में मांडा तक है। और अगर उत्तर और पश्चिम के दिशा में अगर देखें, आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर है यहाँ पश्चिम है, तो इसके बीच में जो आप एरो खींचें आप डायरेक्शन में, डायरेक्शन इस तरह से जब होता है ऐसे आप देखें तो ये उत्तर और पश्चिम वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा में ये सोरटू घाई और मुंडी गाक है। एक नया विचार उनका है, ग्रेगरी पॉसेल साहब का है, और इसके हिसाब से मुंडी गाक सोरटू घाई तक इसका विस्तार जाता है। ये ऐसा इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाता है जनरली कि ये काफ़ी इसके केंद्र से काफ़ी दूर है अफगानिस्तान में, और इस दूरी के कारण इसको इस मेन सभ्यता के अंदर इसको गणना नहीं किया जाता है। लेकिन उनका ये विचार है, और उस विचार में इसके पीछे रीजन भी है। हमने आपको प्री हिस्ट्री के कैलकोलिथिक फेज 1 में आपको मैंने पढ़ाया था कि मुंडी गाक जो है और सोरटू घाई जैसे स्थल जो अफगानिस्तान के हैं, वो स्थल जो है हमारा प्री हड़प्पा यानी हड़प्पा के प्रारंभिक दौर का साक्ष्य देता है। तो वही साक्ष्य के अनुसार ये जो है ये इसमें मदद करता है कि ग्रामीण सभ्यता का विकास से होते हुए ही एक नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता बनी। तो उसके बाद आगे आप देखें, मांडा आप समझ गए। दक्षिण की ओर अगर आप चलते हैं इस सभ्यता का, ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण की ओर, तो जब तक के पता था ये भगत राव एक जगह है, भगत राव जो गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा के एक सहायक नदी कीम नदी है, वो कीम नदी के तट पे है। तो ये कीम नदी के तट पे यहाँ तक जानकारी थी, लेकिन 1974 में जानकारी बदल करके 1974 में एक खोज हुआ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के ऊपरी वाले हिस्से में, नीचे नहीं, ये ऊपर वाले हिस्से में, उत्तर की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर,
तो उससे उभर करके आई कि एक नई जो है यहाँ पे सभ्यता बनी, सभ्यता का एक पूरा स्थल है। तो ये दायमाबाद, इसको दायमाबाद भी बोलते हैं और दायमाबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। हालांकि इसमें विद्वानों के बीच मतभेद भी हो गया, और मतभेद इस बात का हो गया कि भाई कुछ विद्वानों का कहना है कि ये दायमाबाद परिस्थिति जन्य स्थल है, एक कहें तो संजोग बस ऐसा एक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसे कांस्य युगीन जो अवशेष मिले थे, क्योंकि एक कांस्य सभ्यता है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, तो ये जो ब्रोंज सभ्यता का कुछ ऐसे अवशेष मिले जिसके आधार पे कहा गया विद्वानों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा, कि इसका विस्तार इस सभ्यता का दायमाबाद तक है। तो विवाद हो गया। तो विवाद का कारण जो बना, उससे इसके नामकरण में भी थोड़ा सा दिक्कत आने लगा। और जब हम इसके नामकरण के बारे में और कालखंड जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि वो क्या दिक्कत आई थी। तो दायमाबाद ने नामकरण के हिसाब से भी थोड़ा सा परेशानी क्रिएट किया। तो कोई बात नहीं, दक्षिण भारत में भगत राव, यानी जो ये गुजरात में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी कीम है, वहाँ तक था। बाद में यह दायमाबाद तक हो गया या दायमाबाद तक हो गया, जो एक बरबरा नदी के तट पर बसा हुआ है ये साइट। उसके बाद अगर यहाँ पे दक्षिण में जोड़ें तो आप देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान पूरा आ जाएगा। तो इसमें आप प्लस कर लीजिए, पूरा गुजरात इसमें तो है ही, प्लस राजस्थान है, भारत का राजस्थान इसमें शामिल हो गया स्टेट के हिसाब से। तो आप स्टेट के हिसाब से अगर भारत में देखें तो पूरब में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और ये दायमाबाद, महाराष्ट्र भी इसमें जोड़ लीजिए, ये महाराष्ट्र भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इतने राज्य इसमें आ गए। आप यहाँ मैप के अनुसार देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात और ये महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ पंजाब और हरियाणा का हिस्सा, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और पाकिस्तान तो पूरा इस सभ्यता का केंद्र है ही। और अगर ग्रेगरी पॉसेल का विचार को मानते हैं तो अफगानिस्तान में आमू दरिया तक इसका विस्तार को देखा जा सकता है, अफगानिस्तान में, जिसमें सोटू घाई इसका अंतिम हिस्सा है। और भारतीय हिस्सा और पाकिस्तान दोनों मिलाकर के अगर भारतीय हिस्सा में देखें तो मांडा तक, यानी जम्मू कश्मीर तक उत्तर में जाते हैं। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक। पश्चिम में मकरान तट का अंतिम सुख्ता जंडोर, और पश्चिम में पूरब में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पे है। तो यहाँ तक आपको दक्षिण में हो गया ये इसके विस्तार क्षेत्र को चारों दिशाओं के हिसाब से। अब आए इस सभ्यता के आकार के बारे में। तो ये जो सभ्यता है वो मोटे तौर से इसको त्रिभुजाकार माना जाता है। जैसे आप अगर एक ऐसे देखें और इस तरह से आप एक डायग्राम अगर खींचते हैं तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, ये त्रिभुजाकार आप देख रहे हैं। इसको अगर यहाँ चिपका दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे आप खींचें और इस तरह से, तो ये त्रिभुजाकार आपको डायग्राम मिलता है। तो यानी इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें एरिया, तो ये जो पूरा एरिया विस्तृत है वो लगभग 1.3 लाख, यानी 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से 1,30,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यताओं में सबसे विशाल और विस्तृत है। प्राचीन सभ्यता मतलब मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कुछ शताब्दी बाद जो है चीन की सभ्यता। तो वो 3 बड़े सभ्यता और भी इसके समानांतर जो थे, उसमें ये सबसे विशाल एरिया के हिसाब से है, क्षेत्र के हिसाब से। अब इसकी दूरी के हिसाब से अगर देखें कि ये पश्चिम से लेकर के पूरब तक ये जो दूरी है वो लगभग 1100 किलोमीटर है, पश्चिम से पूरब तक। और उत्तर से दक्षिण यानी मांडा से लेकर के दायमाबाद तक का अगर दूरी देखें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर तक आता है। तो दूरी आपने देख लिया, यानी इस सभ्यता का आकार, इस सभ्यता का क्षेत्र और इस सभ्यता का दूरी। ग्रेगरी पॉस्कल का जो विचार था अम्मू दरिया अफगानिस्तान तक का जो विस्तृत, इसके बारे में मैंने आपको बताया
कि उनका कहना है कि सोटूघाई और मुंडीगाग तक इस सभ्यता का केंद्र था, वहाँ व्यापार होते थे। इस बात को आपको समझाए। दाइमाबाद पर जो विवाद हुआ कि ये बाद में, क्योंकि ये 1974 में खोजा गया, तो दाइमाबाद पर M.K. धावलीकर का कहना है कि ये एक विकसित क्षेत्र था। ये केवल संजोग की बात नहीं है कि 4 कांस्ययुगीन जो है अवशेष मिल गए। इसके पहले मैंने सवालदा संस्कृति में पढ़ाया था कि ये प्री हड़प्पा का ये दौर यहाँ पे माना जाता है, ये ग्रामीण संस्कृति है। तो उसी संस्कृति से जुड़ा हुआ जो एक मिक्स था, मतलब वो ताम्र और कांस्य से मिक्स संस्कृति था, तो मिला। तो धावलकर साहब का कहना है, जो एक भारतीय पुरातत्वविद है, उनका मत यही है कि ये संजोग की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तक विस्तृत थी। कुछ चीज़ें अभी भी पृथ्वी यानी धरती के गर्भ में है, बाद में हो सकता है पता चले तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आए। तो आपने ये सभ्यता को आपने ये समझा। अब आप इसका एक निष्कर्ष के रूप में अगर देख लें तो यहाँ पे सीधा आपको पता चल जाएगा कि अगर इस सभ्यता को उत्तर से दक्षिण तक आपको अगर करना हो, एक सीधा डायग्राम के हिसाब से माइंड मैप आप बना करके रखें कि उत्तर से दक्षिण तक, ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो यहाँ पे आप मांडा दिमाग में रखें, जम्मू में है। यहाँ पे पश्चिम में जो है आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पे, जो जमुना के सहायक है एक नदी, यहाँ हिंडन नदी के तट पे। दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ऊपरी वाला हिस्सा, और ये पश्चिम में सुक्ता जेंडोर, ये मकरान तट ये आपको है। लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर कुछ अफगानिस्तान से पूछा जा रहा है, कुछ ऐसा सवाल अगर घुमा के आ जाए, तो उत्तर और पश्चिम के बीच से अगर जाएं तो ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आमू दरिया में सोटूघाई और मुंडीगाग भी इसमें आ जाएगा। तो विस्तार में यही मुख्य बातें हैं। और फिर हम इसे कालखंड जब इसका हम या काल निर्धारण करेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, ये छोटे छोटे रूप में है। तो इससे आपने समझ गया होगा कि इस सभ्यता का किस तरह से पूरा क्षेत्र में या इसका जो एरिया है वो किस तरह से विकसित हुआ, डेवलप हुआ। और इस सभ्यता के बहुत सारी चीज़ें तो बाकी ही है, क्योंकि इसका लिपि जो मिला है वो खोज से वो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन जो कुछ भी जानकारी अभी तक है उससे एक विकसित सभ्यता है। और कह सकते हैं कि इसे जानने का आज बहुत हमारे पास संसाधन भी हैं, इसके बारे में समझने का, जानने का, पढ़ने का। तो इस क्लास में यहीं तक था। एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें आपको जॉन मार्शल साहब का पहला विचार, केंद्रीय क्षेत्र, फिर विस्तार वाला हिस्सा, और उसके बाद आकार, और कुछ ऐसे विद्वानों के विचार, और फिर इस मैप के अनुसार आप इसे समझें। इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आपको सुविधा होगा रखने के लिए या समझने के लिए। तो इसी के साथ ये क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर हम इसके अगले क्लास इसके नामकरण पर हम आएंगे। और नामकरण में क्या क्या समस्या होती है, कैसे है, वो एक कंसेप्चुअल बातें हैं, उस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।